हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। अटेंशन से स्टार्ट करते हैं। अटेंशन के बारे में ये बोल रहे हैं कि जैसे कि हम सबको ऑलरेडी पता है कि जो यंगर और छोटे बच्चे होते हैं उनकी अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है। वो बहुत इजीली कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी चीज़ पे, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बड़े होते हैं तो कंसंट्रेट करने की एबिलिटी इंक्रीज होती है, वो एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस कर पाते हैं। और बाय द टाइम दे आर अबाउट 7 year old दे कैन लर्न टू ट्यून आउट सच डिस्ट्रैक्शंस। मतलब 7 साल के बाद तो वो इजीली जो भी चीज़ उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसको ट्यून आउट कर सकते हैं, मतलब उससे ध्यान हटा के अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। तो इसको भी इन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी में डाला है, जो कि बहुत लिमिटेड होती है स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे वो और ज़्यादा बेटर होती जाती है। और बाद में एक और चीज़ ऐड होती है जिसको बोलते हैं प्लानफुलनेस। प्लानफुलनेस मतलब प्लानिंग करना, प्लान्स बनाना, एक्टिव डिसीजन मेकिंग, वेयर एंड हाउ टू डायरेक्ट देयर अटेंशन। जैसे कि आगे कुछ पढ़ना है तो उसके लिए प्लान बनाना, और कोई भी काम करना है उसके लिए प्लानिंग करना कि कैसे करेंगे और कब करेंगे। तो जो 5 यानी कि 5 साल के हो गए, जो प्री स्कूलर्स होते हैं, वो अपनी जो चीज़ें उनकी खो जाती है उनको एक सीक्वेंस के मैनर में ढूंढ सकते हैं। जैसे जैसे सपोज वो कहाँ से आए थे, कहाँ वो गिर सकती है चीज़, वो वापस उस जगह पे जाके उसको ढूंढ पाते हैं। तो ये प्लानफुलनेस का ही एक पार्ट है कि वो वापस उस जगह पे जाके देख रहे हैं जहाँ से वो आए थे। एंड बाय द टाइम दे आर 9 दे कैन प्लान एक्टिविटीज़ इन डिटेल। तो 9 साल के हो जाते हैं तो प्रॉपरली डिटेल्ड एक्टिविटीज़ भी प्लान कर लेते हैं। अटेंशन में एक डिसऑर्डर भी आता है जिसको हम खासकर बच्चों में देखा गया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD बोलते हैं शॉर्ट में। जो लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते, जो ये डिसऑर्डर से जो बच्चे होते हैं, जो जिनके अंदर ये डिसऑर्डर होता है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, एक बहुत देर तक एक जगह पे बैठ नहीं पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं क्लास में भी अपने क्लासमेट्स को, टीचर्स को। और जैसे जब जब सब लोग शांत बैठे हैं तो ये ऐसे बच्चे कि उस टाइम पे ज़रूर उठ के शोर करते हैं या उठ जाते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। वो अपनी सीट पे नहीं रेगुलर बैठ पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक ये वो होता है कि अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी होती है। हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, उनका फोकस एक जगह पे कभी भी नहीं हो पाता, अटेंशन नहीं हो पाती है। एक जगह बैठना उनके लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना, कभी कभी क्या लिखा हुआ है कि कभी एज के साथ ख़त्म नहीं होती है अगर आप उसको प्रॉपरली काउंसलिंग ना करवाओ, उसकी ट्रीटमेंट ना करवाओ। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना उसी टाइम पे बहुत ज़रूरी है। वंस रिसेंट स्टडी फॉलोड चिल्ड्रन विद दिस डिसऑर्डर फॉर 16 years एंड फाउंड दैट अ सब्सटैंशियल पोर्शन स्टिल हैड सच प्रॉब्लम्स एज अडल्ट्स। तो ये दिखाया बताया है कि बड़ों में भी ये बहुत सारे ऐसे मिले थे एक जगह पे, जहाँ पे जिन बच्चों को था वो बड़े होके भी उनके अंदर वो चीज़ थी, अडल्ट्स में भी नज़र आई थी। तो हम बोलते हैं ये बच्चों की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ट्रीट ना हो तो ये अडल्ट्स में भी नज़र आती है। इसका कॉज क्या है? एक तो हेरिडिटी का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। जिनके पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है मोस्ट लाइकली बच्चों को भी हो जाती है themselves, and in those whose families ADHD is absent, ADHD is also seem to be related to many other factors जैसे exposure to lead। तो और भी फैक्टर्स हैं टेराटोजेंस के साथ, जैसे अगर एक्सपोज हो गया है बच्चा, जब वो अपने पहले बर्थ से पहले अगर एक्सपोजर हो जाता है टेराटोजेंस का, या और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे पॉवर्टी है या लैक ऑफ प्रेज है या लैक ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रही है, अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है। तो ये सब प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। फॉर्चुनेटली इट कैन बी ट्रीटेड विद मेडिकेशन या फिर थेरेपी से ये चीज़ें ट्रीट हो सकती हैं। फिर आते हैं मेमोरी के पास। मेमोरी में क्या है कि मेमोरी जो होती है बच्चों की पहले बहुत वीक होती है, वो जो चीज़ें उनको बताते हैं वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। धीरे धीरे वो डेवलप होने लगती है रैपिडली। जो पहला साल है, जब पहले साल का बच्चा जो होता है उसमें मेमोरी डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट होती है। पहले तो थोड़ा सा उनको टाइम लगता है चीज़ों को याद रखने में, लेकिन जैसे जो 15 मंथ का बच्चा होता है, 15 मंथ्स का, वो ये याद रख सकता है कि उसने अपने ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहाँ पे थी। मतलब उसका जो टॉय था अगर वो कहीं छोड़ के आ गया है तो वो उसको जाके ढूंढ सकता है, उसको लोकेशन को वो वहाँ जाके देख सकता है, इतना याद रख सकता है। और दूसरा चेंज क्या होता है? अनदर चेंज इन्वॉल्व इन्फेंट्स इंक्रीजिंग यूज ऑफ वेरियस स्ट्रैटेजीज।
तो वो नई नई स्ट्रैटेजीज उनको समझ में आने लगती है कि हमें अपनी मेमोरी इंप्रूव करनी है। तो अब स्ट्रैटेजी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन रिहर्सल जैसे, रिहर्सल मतलब बार बार कोई चीज़ बोल के देखना या बार बार पूछना या बार बार उसको पढ़ना। तो रिहर्सल करने से उनको समझ में आता है कि वो अपनी मेमोरी को और बेटर कर सकते हैं। और बाय द टाइम चिल्ड्रन आर 8 year old दे कैन डू दिस मच मोर इफेक्टिवली। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है और ज़्यादा बेटर होती जा रही है और रिहर्सल भी और बेटर कर पाते हैं। एंड वेन दे आर ट्राइंग टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन दे पॉइंट एट इट, स्टेयर एट इट। कभी कभी जैसे बच्चों को आपने देखा है कि कोई चीज़ वो समझ रहे हैं तो उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं, उसको घूरते हैं, ढंग से पढ़ते हैं, उसको बोल के देखते हैं अपने मुंह से, फिर उनको समझते हैं कि हम क्यों याद कर रहे हैं। तो ये सब स्ट्रैटेजीज हैं जो वो यूज़ कर रहे हैं अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए। और ये सब चीज़ें मोटिवेशन से आती है। अगर मोटिवेशन नहीं होगी तो हो सकता है कि वो ये सब स्ट्रैटेजीज भी उनके अंदर इम्प्रूव ना हो, वो कभी कोशिश ही ना करें अपनी मेमोरी को और बेटर बनाने की। With respect to memory, it is clear that children mature, the amount of information they have entered into memory grows considerably. तो मैच्योर होते जाते हैं तो धीरे धीरे उनके मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है वो भी और ज़्यादा बेटर हो जाती है और ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। जैसे कि स्कीमा की जो बात करी थी पहले भी, कि स्कीमाज और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं और चीज़ें उनको उसमें ऐड हो जाती हैं, तो और ज़्यादा समझने लग जाते हैं अपने आसपास की जगह को। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है जिसका ग्राफ यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है। एक्सपेरिमेंट में क्या किया है कि जैसे अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे लिए हैं, 3 से 4 साल के और 5 से 6 साल के। उसमें से भी उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। ये दो ग्रुप हो गए 3 से 4 साल के और ये दो ग्रुप हो गए 5 से 6 साल के। अब इनको क्या किया था, इनको इन्होंने 1 day 3 to 4 year olds and 5 to 6 year old to an exciting series of events involving a visit to fire station। तो एक जगह विजिट कराने इनको लेके गए और बाद में उनको बोला कि जो भी उन्होंने वहाँ पे देखा वो उनको डिस्क्राइब करना है, वो वहाँ पे क्या देख के आए जो वो विजिट करने गए थे। 1 day later मतलब एक दिन बाद, वो आधे बच्चों को तो बोला है कि उनको ड्रॉ करके बताना है और आधों को बोल के बताना है। तो जैसे एक दिन बाद अगले दिन इनको बुलाया और इसमें से आधों को बोला कि आप ड्रॉ करके बताओगे, आधों को बोला कि आप बोल के बताओ। और ऐसे ही ये वाले एज ग्रुप में से भी बच्चों को अगले दिन बुला के बोला कि आपने कल क्या देखा था उसको ड्रॉ कर दो, और एक को बोला कि आप बोल के बताओ वर्बली। ऐसे किया। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उनको फिर से बुलाया ये देखने के लिए कि उनको कितना याद रहता है। तो जैसे पहले तो उस दिन के ही पूछ लिया कि कब उन्होंने क्या देखा, आके डिस्क्राइब करो। एंड देन उसको उनको 1 महीने बाद, देन अ मंथ लेटर ऑल चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू डिस्क्राइब वर्बली। जब 1 महीने बाद बुलाया तो उन सबको बोल के बताने के लिए बोला, तब ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला। तो इन्होंने क्या देखा कि जिन बच्चों ने ड्राइंग नहीं की थी, ड्राइंग डिड नॉट इम्प्रूव मेमोरी फॉर यंगर चिल्ड्रन। अब ये जो रेड वाले हैं ना, ये वो हैं जिन्होंने ड्रॉ किया था, यहाँ पे इन्होंने की दिखाई हुई है। रेड वाले हैं जिन्होंने उस दिन ड्रॉ करके बताया था यहाँ पे भी, और येलो वाले हैं जिन्होंने ड्रॉ नहीं किया था। तो अब जिन्होंने पहले ड्रॉ किया था उनको थोड़ा बहुत याद था और जिन्होंने नहीं किया था उनको तो बहुत कम याद था। लेकिन जो दूसरा एज ग्रुप था, बड़ा एज ग्रुप था, उसमें जो ड्रॉ करा था जिन लोगों ने, उनको काफ़ी सारे लोगों को याद था उसमें, और जिन्होंने ड्रॉ नहीं किया था उसमें से बहुत कम लोगों को याद था। तो एक तो ड्राइंग एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ड्राइंग करके या लिख के ये भी एक स्ट्रैटेजी की तरह वो यूज़ कर सकता है चीज़ों को याद रखने के लिए। प्लस मेमोरी की एबिलिटी का भी डिफरेंस है, यहाँ पे बहुत कम बच्चों को याद है क्योंकि ये छोटे हैं, ये थोड़े से बड़े हैं तो इनको ज़्यादा बच्चों को याद है। तो ये दोनों चीज़ें ही यहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट में दोनों चीज़ों को नोट कर लिया। फिर मेटाकॉग्निशन भी होता है, एक एबिलिटी होती है। मेटाकॉग्निशन क्या होता है कि हम अपने ही मेमोरी के बारे में, थिंकिंग के बारे में सोच रहे हैं, मतलब कि कैसे मेमोराइज होगा, कैसे याद होगा, कैसे हम लोग करेंगे। अपनी थिंकिंग के बारे में सोचना मतलब जब हम किस तरीके से सोचते हैं, मतलब हम अपनी थिंकिंग के बारे में ही सोचते हैं कि हम कैसे कोई चीज़ याद रख सकते हैं, हमारी मेमोरी कितनी अच्छी, हम अपनी मेमोरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हम अपने ही कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में जब हम सोचते हैं कि हमारी रीजनिंग एबिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं, हमारी थिंकिंग क्रिटिकल है कि नहीं है, आप अपने ही जितने भी आपके डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग, थिंकिंग, ये सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के बारे में जब सोच रहे हो, उसको बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। मतलब अपने ही थिंकिंग के बारे में सोचना, थिंक करना।
तो वो मेटाकॉग्निशन की एबिलिटी जो है वो पहले स्टार्टिंग में बच्चों के अंदर नहीं होती। वो ये चीज़ नहीं जज कर पाती कि जैसे अभी हम ये पढ़ रहे हैं तो हमें पता चलेगा एक बार पढ़ के हमें नहीं समझ आ रहा तो हम उसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे और उसको हम लिख लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी मेमोरी जो है इस तरीके से काम नहीं करती कि एक बार पढ़ के याद रहेगा। पर ये चीज़ बच्चों में नहीं डेवलप हुई होती, उनको वो अपने आप से ये चीज़ नहीं समझ सकते कि अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो हमें याद नहीं रहेगा, तो हमें लिख लेना चाहिए। तो मेटाकॉग्निशन की एबिलिटी धीरे धीरे डेवलप होती है और मोस्टली 4 ईयर ओल्ड जो होते हैं वो धीरे, जैसे अब कब शुरू हो जाती है डेवलप होना, यहाँ पे तो उन्होंने बोला 18 मंथ्स की एज में स्टार्ट हो जाती है। वो ये भी समझ जाते हैं कि लोग उनको कॉपी कर रहे हैं। जैसे बड़े लोग बच्चों की कॉपी करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी तरह बोलते हैं, तो उनको समझ में आता है कि मेरी कॉपी कर रहे हैं। फिर जब वो 4 साल के होते हैं तो उनको इतना भी समझ में आने लग जाता है कि झूठ बोलने में और मिस्टेक करने में क्या फ़र्क होता है। तो ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं जो उनकी धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप होती हैं। और फिर धीरे धीरे जब वो और बड़े हो जाते हैं तो उनको अपनी स्ट्रैटेजी समझ में आती है कि कैसे हमें अपनी मेमोरी को और मेंटेन करना है, तो वो लिखना शुरू करते हैं, रटना शुरू करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। तो ये मेटाकॉग्निशन फिर उनके अंदर डेवलप होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने कॉग्निशन में अटेंशन और मेमोरी के बारे में बताई है। और यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल दिया हुआ है, क्रॉस नेशनल डिफरेंस इन मैथमेटिकल कॉम्पिटेंस। हमने बहुत बार सुना हुआ है कि मैथमेटिकल एबिलिटी में ना एशियन बच्चे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न या यूएस के जो बच्चे होते हैं। इसका क्या रीज़न है? क्या इनकी कॉग्निटिव एबिलिटी मैथमेटिकल स्किल में ज़्यादा अच्छी होती है एशियंस की? तो इसके ऊपर जब रिसर्च हुई थी तो एक चीज़ इनको पता चली थी रिसर्चर को कि लैंग्वेज का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जैसे चाइना का एग्जांपल लिया इन्होंने। कहते हैं कि चाइनीज़ लैंग्वेज में 10 के बाद वाले जो नंबर हैं वो बहुत इजी है याद करना, क्योंकि वो ऐसे हैं जैसे 21 है तो वो उसको 10-1, 10-2, 10-3 ऐसे बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, उनको जल्दी से याद आ जाता है बच्चों को कि अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा। इंग्लिश में वो चीज़ नहीं है, इंग्लिश में हमें कोई ऐसा हिंट नहीं मिलता कि अगले नंबर पे क्या आएगा। तो इस वजह से लैंग्वेज की वजह से भी जब इन बच्चों को इन लोगों ने कुछ मैथमेटिकल काउंटिंग की जब वो दिए थे, टास्क दिए थे, तो हमेशा ही उसमें देखा कि जो चाइनीज़ वो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट थे उस चीज़ में, क्योंकि उनकी काउंटिंग, जो उनकी लैंग्वेज में काउंटिंग है ना, वो 10 के बाद बहुत ही ईजी है। हाँ, 10 के पहले वाला टास्क जो था ना उसमें वो इक्वल आ रहे थे अमेरिकन्स के, लेकिन अगर 10 से ज़्यादा कोई चीज़ है तो उसमें वो ज़्यादा अच्छा कर रहे थे। तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल देखा था यहाँ पे। तो इन्होंने ये ग्राफ में दिखाया भी हुआ है कि नंबर 1 to 10 अगर कर रहे थे तो दोनों बराबर थे, दोनों की परफॉर्मेंस। लेकिन जब 10 से ज़्यादा नंबर थे तो वहाँ पे चाइनीज़ की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर निकली, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में वो ईजी है याद करना। तो यहाँ पे कॉग्निटिव एबिलिटी में लैंग्वेज भी आ जाता है, क्योंकि तो लैंग्वेज की डेवलपमेंट को कनेक्ट किया है कि कैसे लैंग्वेज जो है वो मैथमेटिकल कॉम्पिटेंस में हेल्प करता है। तो हो सकता है कि यही रीज़न है कि एशियन बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं मैथमेटिकल स्किल्स में। फिर हम मॉरल डेवलपमेंट पे आएंगे कॉग्निटिव के बाद, और मॉरल में कोलबर्ग की जो स्टेजेस हैं वही हम पढ़ेंगे, जिसको मैंने एक और वीडियो में बहुत डिटेल में आपको सारी स्टेजेस बताई हुई हैं। आप वो वीडियो भी देख लेना तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि मॉरल क्वेश्चन जैसे हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या ऐसा करना ठीक रहेगा, क्या इस तरीके से बोलना अच्छी बात है, क्या ये चीज़ छुपाना ठीक है, अपने पैसे इनकम टैक्स छुपा ना भरना, ये सब चीज़ें। तो क्या ये मॉरल डेवलपमेंट बच्चों में किस तरीके से होती है, कब डेवलप होती है, इसकी कुछ स्टेजेस बताई हैं कोलबर्ग ने। उन्होंने बोला है कि हर स्टेज में हमारी जो मॉरल रीजनिंग है वो चेंज होती रहती है। पहले हम कुछ और सोचते हैं, फिर हम किसी और तरीके से, मॉरल वैल्यूज़ हर स्टेज में होती हैं, बट उसकी जो उसको जो मीनिंग हम देते हैं वो हर स्टेज में अलग होता है। यहाँ पे इन्होंने एक जो फेमस स्टोरी है, जो एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों को, वो स्टोरी सुनाई थी और फिर पूछा था कि बताओ उस पर्सन ने ठीक किया कि नहीं किया, ताकि ये पता चले कि बच्चों की मॉरल रीजनिंग कैसी है। तो यहाँ पे इन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी कि एक आदमी है, उसकी वाइफ को कैंसर है, उसको दवाई नहीं मिल पा रही है क्योंकि वो बहुत महंगी दवाई है, जो केमिस्ट है वो उसको दे नहीं रहा है, उसको उधार पे नहीं दे रहा है या आधे पैसे लेकर भी नहीं दे रहा है। और वो बड़ी मुश्किल से वो आधे पैसे लेके आता है कहीं से, लेकिन वो केमिस्ट उसको मना कर देता है कि मैं नहीं दूंगा, मुझे पूरी पेमेंट दो। तो क्या उस आदमी को वो चुरा लेना चाहिए दवाई, ड्रग जो है, ताकि उसकी वाइफ को वो बचा पाए, या उसको अपनी वाइफ को मरने देना चाहिए? इस तरह से स्टोरी बच्चों को सुनाई थी।
अलग अलग एजेस में, मतलब कि ये बड़ों को बच्चों को सबको सुनाई थी देखने के लिए कि सबकी जो आंसर्स में क्या फ़र्क आता है। तो इनको एक ये टेबल में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्ट में कि 3 अलग अलग लेवल नज़र आए थे कि स्टार्टिंग में कुछ हमारी जो मॉरल रीजनिंग की स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं प्री कन्वेंशनल, उसके बाद हम हो जाते हैं कन्वेंशनल, फिर हो जाते हैं पोस्ट कन्वेंशनल। अब इनमें फ़र्क क्या है? जैसे प्री कन्वेंशनल लेवल पे क्या होता है कि चिल्ड्रन जज मोरालिटी लार्जली इन टर्म्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। बच्चों को कॉन्सिक्वेंसेस की ज़्यादा चिंता होती है कि अगर उसने चोरी करी उसके बाद उसको अगर जेल जाना पड़ा तो गलत है, नहीं जाना पड़ा तो ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उस केस में। तो अगर वो उसको पनिशमेंट मिलती है चोरी करने के बाद, द मैन शुड नॉट स्टील द ड्रग बिकॉज ही विल पनिश्ड। और उसको बच्चे कहते हैं कि इस एज में जो होते हैं वो बोलते हैं कि उसको नहीं चुराना चाहिए क्योंकि उसको पनिशमेंट मिलेगी, ये नहीं बोल रहे कि चोरी करना गलत है। तो ये प्री कन्वेंशनल लेवल है कि उसके बाद का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा उसके बेस पे वो बोल रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। कन्वेंशनल लेवल पे आके क्या होता है, जब थोड़ी सी और एज बढ़ती है तो वो कन्वेंशनल लेवल पे आ जाते हैं। जैसे सपोज कौन से लोग हो गए जो एडोलेसेंट होते हैं, एडोलेसेंट या थोड़े बहुत यंग एडल्ट होते हैं, वो कहते हैं कि नाउ दे आर अवेयर ऑफ सम ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सोशल ऑर्डर एंड जज मोरालिटी इन टर्म्स ऑफ what supports and preserve the laws and rules of the society। तो ये लोग कहते हैं कि जो सोसाइटी के रूल्स हैं वो मानने ज़रूरी हैं और उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। जैसे सपोज यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट इज़ ओके टू स्टील द ड्रग बिकॉज नो वन विल थिंक यू आर बैड इफ़ यू डू, इफ़ यू डोंट एंड लेट योर वाइफ डाई यू विल नेवर बी एबल टू लुक एनी वन इन द आई अगेन। अब ये बोलते हैं कि अगर तुमने स्टील मतलब ड्रग चुरा लिया और किसी को नहीं पता चला तो वो कोई तुमको गलत नहीं समझेगा, लेकिन अगर तुम्हारी वाइफ मर गई क्योंकि तुम ड्रग नहीं खरीद पाए तो फिर तुम्हें मतलब सब लोग बहुत गलत समझेंगे। तो ये इस तरीके से देखते हैं मॉरलिटी को कि वो देखते हैं कि किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कैसे कैसे मॉरलिटी चेंज हो सकती है। से पहले बच्चे बोले प्री कन्वेंशनल में बोले छोटे बच्चे जो थे कि नहीं, उसके बाद उसको जेल हो जाएगी इसलिए नहीं करना चाहिए। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर तुम चुरा लेते हो और किसी को नहीं पता चलता है तो कोई तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचेगा, लेकिन तुम्हारी वाइफ अगर मर जाती है तो तुम्हारे को सब तुम्हारे बारे में गलत सोचेंगे, या तुम अपने खुद के बारे में भी बहुत ही नीचा सोचोगे कि मैं अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया। तो इतनी एक अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। फिर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे क्या होता है कि ये थर्ड जो स्टेज है मॉरलिटी की, पर्सन हु अटेन दिस स्टेज ऑफन बिलीव दैट सर्टेन ऑब्लिगेशंस एंड वैल्यूज ट्रांसेंड द रूल्स और लॉज ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे उनको ये समझ में आ जाता है कि हर चीज़ हम लॉ सोसाइटी के लॉ सोसाइटी के रूल के अकॉर्डिंग नहीं देख सकते, कभी कभी उससे अलग भी कोई चीज़ हो सकती है जो सही हो। Such principles, the principles such individuals follow are abstract and ethical, not concrete, and are based on inner conscious rather than external sources of authority। अब यहाँ पे किसी को दिखाने के लिए नहीं, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल मतलब आप खुद सोचो कि आप क्या सही है। अगर कोई आपको नहीं देख पाया, आपने चोरी कर ली तो आप ठीक हो, ये चीज़ नहीं है। आपको खुद से होना चाहिए कि क्या आपके लिए चोरी करना सही है या गलत है। तो पर्सन एट दिस स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट माई आर्ग्यू फॉर स्टीलिंग द ड्रग एज फॉलोज। तो वो क्या बोलेगा, इफ अ मैन डज स्टील द ड्रग ही इज पुटिंग प्रॉपर्टी अबव ह्यूमन लाइफ, दिस मेक नो सेंस। तो वो कह रहे हैं कि अगर वो उस टाइम पे चुरा लेता है ड्रग को तो इसका मतलब वो अपनी लाइफ से ज़्यादा उस चीज़ को ज़्यादा वो कर रहा है, फोकस कर रहा है। मतलब कि अगर उस ड्रग को वो नहीं चुराता है अगर वहाँ से, इसका मतलब वो अपनी वाइफ को मरने देगा। दैट मीन्स उसके लिए ड्रग ना चुराना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू उसकी वाइफ की लाइफ से। तो वो इस स्टेज में जो होगा वो इस तरीके से पोस्ट कन्वेंशनल लेवल वाला जो होगा एडल्ट, वो यही बोलेगा कि क्या ज़रूरी है तुम्हारे लिए, लाइफ या उसको ड्रग को ना चुराना। तो in contrast, they might argue for not stealing the drug. If the man stole the drug, he wouldn't be blamed by others, but would probably blame himself. तो ये कह रहे हैं कि तुम खुद सोचो, अगर तुमने अभी तुमको लग रहा है कि चोरी करना गलत है तो दूसरे क्या सोचेंगे उससे नहीं मतलब है, क्या तुम खुद अपने आप को ब्लेम करोगे उसके लिए। बिकॉज ही वुड हैव वायलेटेड हिज ओन स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑनेस्टी।
तो इससे उस क्यों, क्योंकि वो खुद से अपनी ऑनेस्टी का जो स्टैंडर्ड है उसको ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे अब अपने ऊपर कंसर्न ज़्यादा है कि हम क्या मानते हैं कि मोरालिटी क्या है, ना कि बाहर वालों को क्या दिखाना है। तो ये 3 लेवल इन्होंने शॉर्ट में यहाँ दिए हुए हैं। जैसे जो स्टार्टिंग, इसको 2-2 स्टेजेस में फर्दर डिवाइड किया हुआ है। स्टेज 1 है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस वाली। तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस मतलब अगर पनिशमेंट मिल रही है, कॉन्सिक्वेंसेज में पनिशमेंट है, दैट मीन्स वो एक्टिविटी गलत है। पनिशमेंट जिस चीज़ की मिलती है वो एक्टिविटी गलत है। फिर है नेव हेडोनिस्टिक ओरिएंटेशन। नेव हेडोनिस्टिक मतलब कि खुद के जो नीड्स हैं, मोरालिटी उस बेस पे जज करी जाती है कि कौन सी चीज़ें जो तुम्हारे खुद के नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है। तो ये दोनों चीज़ें प्री कन्वेंशनल में आती हैं। फिर आता है कन्वेंशनल लेवल, गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इसमें क्या है कि सोशल रूल्स को फॉलो करो, दूसरों के सामने गुड बन के रहो, तो वो मोरालिटी है। दूसरों के सामने जज कर रहे हैं यहाँ पे क्या था, ऊपर वाले में कॉन्सिक्वेंसेस को देख रहे हैं, यहाँ पे दूसरों के सामने हम अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा स्टेज है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करना है। फिर आता है पोस्ट कन्वेंशनल, जहाँ पे लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन है। लीगलिस्टिक मतलब ह्यूमन राइट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ह्यूमन राइट्स मतलब किसी की लाइफ को बचाने के लिए आपको कुछ गलत भी करना है तो वो ठीक है। फिर आ जाता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, मतलब कि खुद का सेल्फ चोजन प्रिंसिपल्स को फॉलो करो। तो धीरे धीरे ऐसे हम लोग चेंज करते हैं अपनी मोरालिटी को। शुरू में हम स्टेज 1 पे होते हैं, फिर धीरे धीरे 2 पे जाते हैं, फिर 3 समझ आती है एडोलेसेंट एज में, फिर एडल्ट होते होते 4, फिर 5 या 6। और ज़रूरी नहीं है कि हर एडल्ट जो है वो हर लेवल पे पहुँचे। कभी कभी कुछ लोग इसी पे रह जाते हैं, वो ज़िंदगी भर इसी स्टेज को मानते हैं। कुछ लोग होते हैं जो स्टेज 5 पर आ जाते हैं, कुछ होते हैं जो 6 तक पहुंच जाते हैं। हर एक बंदा 6 तक पहुंचे या 5 तक पहुंचे वो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है अभी भी एडल्ट एज में जाके भी बहुतों की थिंकिंग इस तरीके से हो कि सोशल ऑर्डर ही मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो ये कोलबर्ग के स्टेजेस ऑफ वो थे मॉरल डेवलपमेंट। इसके आगे भी कुछ है, थोड़ा सा जेंडर डिफरेंस से रिलेटेड है, जिसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।